हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2016 का पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 26 तक को, और हम इस पार्ट में क्वेश्चन 27 से लेके क्वेश्चन 52 तक को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें तो विच टाइप्स ऑफ ट्रेड इज नॉट डिस्क्राइब बाई हेक्सारोलियन मॉडल। हेक्सारोलियन मॉडल में किस टाइप्स ऑफ ट्रेड को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। हेक्सारोलियन मॉडल में हम देखते हैं पहले कि इसे हम मॉडर्न इंटरनेशनल थियरी कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि मॉडर्न इंटरनेशनल थियरी किसे कहते हैं, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले में ये पूछ देता है, मैच करना रहता है कि मॉडर्न इंटरनेशनल थियरी किसे कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हम ये देखें कि जो एचओ थियरी है, एचओ जो मॉडल है, ये क्या कहते हैं। एचओ में ये है कि कोई भी यदि कंट्री है वो तभी ट्रेड करेगा, कोई टू कंट्री जो है वो तभी ट्रेड करेंगी जब उनका किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होगा, स्पेशली जो स्पेशलाइजेशन होगा, या फिर तो वो कैपिटल में इसका स्पेशलाइजेशन हो, या फिर तो लेबर में स्पेशलाइजेशन हो उसका, या फिर तो उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनहेरेंट नेचुरल रिसोर्सेज में उसका स्पेशलाइजेशन हो, तभी वो जो स्पेशलाइजेशन है, या फिर जो वन कंट्री के पास जो इम्बैलेंसेस हैं, इम्बैलेंसेस उसको फुलफिल करने के लिए वन कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री से ट्रेड करेगी। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि जो यूएस है, यूएस वो है तो कैपिटल इंटेंसिव, यदि वो कैपिटल इंटेंसिव है तो हमेशा जो एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा। कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो होंगे वहाँ पे एक्सपोर्ट होंगे, और जो उसका इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का होगा, लेबर। यदि जापान है, फॉर एग्जांपल आप जापान की बात करें तो जापान है तो वो लेबर इंटेंसिव, इसका स्पेशलाइजेशन लेबर इंटेंसिव है, और ये एक्सपोर्ट जब भी करेगा तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का ही एक्सपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट करेगा हमेशा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, बिकॉज ये स्पेशलाइज जो है कंट्रीज जो हैं वो, यदि यूएस को यहाँ पे आप देखें कि जो कैपिटल इंटेंसिव है वो क्यों हमेशा एक्सपोर्ट कैपिटल का ही कर रही है, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी कॉस्ट है वो कम लगेगी, उसकी जो कॉस्ट है कैपिटल की वो कम लगेगी, जिसकी वजह से उसको कैपिटल गुड्स बनाना सस्ता होगा। जब वो कैपिटल गुड्स बनाना उसको सस्ता हो तो हमेशा वो चाहेगा कि एक्सपोर्ट वो उसी चीज़ का करे जिसको बनाने में उसे कम कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, इसलिए वो कैपिटल का एक्सपोर्ट करेगी यूएस, और लेबर का इंपोर्ट करेगी। ऐसे जो जापान है वो है लेबर इंटेंसिव, तो वो लेबर का एक्सपोर्ट करेगी और कैपिटल का इंपोर्ट करेगी। अब हम अपने आंसर को देखें तो फर्स्ट आंसर इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नहीं, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे बेस्ड नहीं है हेक्सारोलियन मॉडल। ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं, ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पे भी बेस्ड नहीं है, ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में नहीं है, ये इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है, टू कंट्रीज़ के बीच अलग अलग ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द इमिटेशन इंटरवल नहीं, ये इमिटेशन इंटरवल एंड प्रोडक्ट साइकिल पे भी बेस्ड नहीं है। इसका मतलब ये वैसे भी पूछा है विच टाइप्स ऑफ ट्रेड इज नॉट डिस्क्राइब बाय, तो ये तीनों को डिस्क्राइब नहीं है हेक्सारोलियन मॉडल में। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, फॉरवर्ड ट्रांसफरेबल टैक्स विल अफेक्ट, फॉरवर्ड ट्रांसफरेबल जो टैक्स है वो किसको अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें जानना पहले ज़रूरी है कि फॉरवर्ड ट्रांसफरेबल टैक्स को समझने से पहले फर्स्ट ये चीज़ है कि इम्पैक्ट जो है टैक्स का, जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है, और जो इंसिडेंट जो होता है टैक्स का वो क्या होता है, इंसिडेंट। तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो है टैक्स का वो होता है कि जो इनिशियल लेवल पे, इनिशियली टैक्स किस पे लगा है, इनिशियली टैक्स किस पे लगा है, और जो इंसिडेंट होता है वो फाइनल, एक तरह से फाइनल बर्डन होता है कि हु पेज द टैक्सेस, फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स। यहाँ
पे ये चीज़ है कि यदि किसी पे डायरेक्ट टैक्स लगा है, डायरेक्ट टैक्स, तो जो फाइनल बर्डन होगा और जो इनिशियल बर्डन होगा वो दोनों सिंगल पर्सन पे होगा, सिंगल पर्सन। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है डायरेक्ट टैक्स में, इम्पैक्ट और इंसिडेंट वो दोनों 1% पे होगा। और यदि इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो बर्डन ऑफ टैक्सेस होंगे वो 1% पे नहीं होगा। इनिशियल लेवल पे टैक्स तो किसी और पे लगेगा, लेकिन उसका जो फाइनल बर्डन होगा वो कोई और पे करेगा, फाइनल बर्डन। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने किसी गुड्स पे टैक्स को लगा दिया, तो जो सेलर है उस पर इनिशियल बर्डन तो टैक्स का जो है वो सेलर पे पड़ेगा, लेकिन सेलर करेगा क्या, प्राइस के फॉर्म में, प्राइस को इंक्रीज करके उसके फॉर्म में टैक्स को क्या करेगा, वो टैक्स को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगा। और वो जो शिफ्ट है, जो लास्ट बर्डन जो होगा उसका, उस बढ़े हुई प्राइस के रूप में टैक्स का जो बर्डन होगा, वो जब बायर जो है उस चीज़ को, उस कमोडिटी को जो परचेज करेगा, तो उसको प्राइस के फॉर्म में उस टैक्स को पे करना होगा। तो देन क्या होगा, जो फाइनल बर्डन होगा विल बी पे ऑन द बायर। अब हम यहाँ पे यदि आंसर को देखें, फर्स्ट जो आंसर है, बायर मोर देन द सेलर, ऑफ कोर्स बायर को ही पे करना रहेगा एज कंपेरिजन टू सेलर के। मोर टू द सेलर देन टू द बायर, नहीं। टू बायर एंड सेलर अलाइक, ये भी नहीं होगा, सेम नहीं होगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू नेगेटिवली, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए लीकेज इन द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में लीकेज क्या है। इससे पहले हम मल्टीप्लायर को समझते हैं कि मल्टीप्लायर है क्या। मल्टीप्लायर ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर होता है जो इकोनॉमी के जो जीडीपी है, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इनको एम्पलीफाई कर देता है, एम्पलीफाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। जो मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम वो F.A. खान ने दिया था। और F.A. खान ने जो मल्टीप्लायर को दिया था वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। बाद में किन्स ने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात की थी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और किन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो K इज इक्वल टू चेंज इन Y ड्यू टू द चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1/1 माइनस C। जो C है यहाँ पे ये है मार्जिनल प्रोडक्शन टू कंज्यूम। इस जो ये फार्मूला है इनका, ये इक्वेशन, इसे आप याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था। और इसी से रिलेटेड एक और है एक्सेलरेशन, जिसे JB क्लर्क ने दिया था, JB क्लर्क। और इसका जो फार्मूला होता है Y इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन कंजप्शन। इस इक्वेशन को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अक्सर अल्टरनेट करके ये पूछता रहता है। अब यहाँ पे हम लीकेज की बात करें, मल्टीप्लायर में लीकेज की होता क्या है, एक तरह से रिसाव होता है। अब जो मल्टीप्लायर वो एम्पलीफाई कर रहा है, वो उसको बूस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर रहा है, जीडीपी को बूस्ट कर रहा है, तो लीकेज क्या करेगा, उसको घटा देगा। अब लीकेज घटाएगा तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमी के जो ग्रोथ को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सेविंग कर रहे हैं तो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वहाँ से तो निकल के वो किसी फिक्स जगह पे वो डिपॉजिट हो जा रहा है, ये सर्कुलेशन में नहीं है,
सर्कुलेशन में नहीं है तो क्या होगा, ये एक तरह का रिसाव क्रिएट कर देगा। और दूसरा होता है इंपोर्ट। यदि हम इंपोर्ट करें तो जो डॉलर है उसको तो हम बाहर भेज रहे हैं, जब डॉलर को बाहर भेजें तो हमारी इकोनॉमी से क्या है, डॉलर बाहर जा रही है, डॉलर का जो फ्लो है वो बाहर हो जा रहा है, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एम्प्लीफाई नहीं होंगी। इसकी वजह से जो लीकेज यदि हम देखें यहाँ पे आंसर में, तो फर्स्ट क्या है, हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और सेकेंड जो है हायर प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। इसका मतलब कि दोनों के दोनों ही लीकेज का काम करते हैं। यहाँ पे आंसर जो होगा वो बोथ होगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन 30 को देखें तो क्वेश्चन 30 में क्या है, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन नहीं, यहाँ पे होगा डंपिंग। डंपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू। डंपिंग क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। फर्स्ट हम डंपिंग को समझते हैं, देन हम आंसर को देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो डंपिंग क्या होता है, डंपिंग के अंतर्गत यदि कोई सेलर है अपने गुड्स एंड सर्विस को जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें महंगा बेचेगा, या फिर तो अपनी प्राइस को चेंज ही नहीं करेगा, प्राइस को कांस्टेंट कर रखेगा, या फिर तो प्राइस को इंक्रीज रखेगा। और वही यदि फॉरेन कंट्री में यदि वो उसी गुड्स एंड सर्विस को बेच रहा है तो वहाँ पे वो फॉरेन कंट्री में वो उसी गुड्स एंड सर्विस को सस्ता बेचेगा, ताकि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके और मार्केट क्रिएट कर सके। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन आंसर देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन का, तो सेलिंग गुड्स चीप इन डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, आंसर तो गलत होगा। सेलिंग इन्फीरियर गुड्स इन लो वैल्यू LDC बाय द डेवलप्ड कंट्री, ये भी नहीं होगा। थर्ड जो है सेलिंग थिंग्स चीप इन फॉरेन मार्केट एंड एक्सपेंसिव इन डोमेस्टिक मार्केट, ये हमारा करेक्ट होगा। और फोर्थ जो यदि हम देखें तो सेलिंग लो वैल्यू आइटम्स बाय द लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन डेवलप्ड कंट्री, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म्स इन एम्प्लॉइंग लेबर इज कॉल्ड। लेबर को एम्प्लॉय करने पे फर्म्स को कौन से कॉस्ट को वियर करना पड़ता है। यहाँ पे हम देखें जो लेबर है, फर्म्स अपने आवश्यकता अनुसार शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में वो अपने आवश्यकता अनुसार लेबर को हायर कर सकता है, और जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाए देन वो उसे फायर भी कर सकता है या हटा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो लेबर का कॉस्ट जो है फर्म्स के लिए, वो एक तरह से फर्म्स के लिए लेबर का जो कॉस्ट है एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो शॉर्ट रन में उसे चेंज कर सकता है। शॉर्ट रन में उसे मन होगा तो वो रखेगा लेबर को, या फिर तो वो उसे हटा देगा। ऐसे ही वो लॉन्ग रन में उसे अपने आवश्यकता अनुसार लेबर को रख सकता है या हटा सकता है। ठीक है, तो जो लेबर का जो कॉस्ट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब यहाँ पे हम आंसर में देखें, फर्स्ट दिया है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो जिसे फॉर्म्स जो है वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकता। वो मशीन्स को, लैंड को, बिल्डिंग्स के जो इस पे जो कॉस्ट इनकर करते हैं इसको बनाने में या लगाने में, इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और सेकेंड देखें इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें कि जो कंपनी का ऑनर है वही मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, वही कुछ और उसी का लैंड है उस पर वो रेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बाहर से लैंड ले नहीं रहा है, तो इस पे जो कॉस्ट इनकर होगा जो अकाउंटिंग के सेंस में उसके वो अगर नहीं होंगे उस कंपनी में, तो वैसे कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट उसे कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो फाइनल अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का जो सेंस होता है उस कंपनी का, उसमें सब चीज़ इनकर हो, वो उसमें सब चीज़ इंक्लूडेड हो। जैसे कि मैनेजर के लिए अलग हो, वो ओनर ही, कंपनी का ओनर ही मैनेजर के रूप में काम नहीं कर रहा हो, मैनेजर की सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पे वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। यदि सैलरी मिल रही है तो वहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। यदि सैलरी नहीं मिल रही है, वही ऑनर ही मैनेजर है, तो वहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। ठीक है, अब यदि हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट वो एडिशनल यूनिट ऑफ, यदि किसी लेबर का या फिर
किसी मशीन्स का हम लगा रहे हैं तो उस एडिशनल यूनिट पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, उस कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और फोर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। तो यहाँ पे तो जो क्वेश्चन है कि लेबर को एम्प्लॉय करने में फर्म्स को कौन सा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, करना तो पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है उसमें कहीं भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है और आयोग ने इसे फिक्स कॉस्ट जो है इसको सही आंसर माना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो देखें, क्वेश्चन नंबर 32, इफ द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर इज इन्फिनिटिवली इलास्टिक and supply of foreign supplier is perfectly inelastic, then the aggregate, यदि डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उनकी जो डिमांड है वो इन्फिनिटिव इलास्टिक है। इन्फिनिटिव इलास्टिक का यदि ग्राफ देखें तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, और जो सप्लाई है वहाँ की फॉरेन सप्लायर की, उनका क्या है कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि वो कंट्री कितना ही टैरिफ कोटा लगाए उसका जो पेमेंट होगा वो फॉरेन प्रोड्यूसर जो हैं वो टैरिफ घटने बढ़ने से वो अपना सप्लाई को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उनका फिक्स अमाउंट है कि वो सप्लाई करना है क्योंकि वो परफेक्टली इनइलास्टिक हैं। और वो जो टैरिफ कोटा का जो बर्डन होगा वो खुद बेयर करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जो बायर जो हैं वो इन्फिनिटिव इलास्टिक है। थोड़ा भी यदि प्राइस को चेंज करेंगे ये फॉरेन प्रोड्यूसर तो जो कंज्यूमर है वहाँ के वो शिफ्ट कर जाएंगे किसी दूसरे कमोडिटी को, उसके सब्स्टिट्यूट वाले कमोडिटी को परचेज करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो जितना भी बर्डन होगा टैरिफ एंड कोटा का वो फॉरेन सप्लायर ही बियर करेगा, ना कि डोमेस्टिक कंज्यूमर बियर करेगा। अब हम यहाँ पे यदि आंसर देखें, फर्स्ट जो आंसर है पेएबल बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर, नो। पेएबल बाय द फॉरेन प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स। थर्ड जो है पेएबल इक्वली बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड फॉरेन प्रोड्यूसर, नो। द प्रोड्यूसर विल नाइदर प्रोवाइडेड द रेवेन्यू नॉट सिक्योरिटी टैरिफ, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये 32 का जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा। होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक्स यूज टू एस्टिमेट द पोलिनोमियल सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन इज, ये क्या है, 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखें, लिक्विडिटी ट्रैप इज ए सिचुएशन व्हेन, लिक्विडिटी ट्रैप का जो सिचुएशन है वो कब इनकर होता है। उससे पहले हम देखिए लिक्विडिटी ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। लिक्विडिटी ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है उसे खिन्स ने दिया था और इनके अनुसार जो लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन है जहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना लो हो जाता है कि जो इन्वेस्टर हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतना लो हो जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो ये सोचते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा देन वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इतना लो हो जाता है कि उनके पास कैश रखना और लोन को प्रोवाइड करके जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रॉफिट अर्न कर रहे थे उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है उनके लिए। तो वो मार्केट में जो लोन प्रोवाइड करते थे अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो मार्केट में लोन को प्रोवाइड करते ही नहीं हैं। वो वेट करते हैं और ये देखते हैं कि कब फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उस बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो प्रॉफिट को अर्न कर सकेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे यदि आंसर देखें, ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू राइज इन द फ्यूचर, ऑफ कोर्स ये आंसर सही होगा। जो सेकेंड है यहाँ पे देखें, द नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एबव द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, ये नहीं होगा। थर्ड जो है, ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फॉल इन द फ्यूचर, नहीं, फ्यूचर में यदि फॉल होगा तो उन्हें कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, तो ये भी गलत है। फोर्थ जो है, डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ये भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अडॉप्टेड द ई शक्ति प्रोजेक्ट। ई शक्ति प्रोजेक्ट को किसने अडॉप्ट किया था।
इसका आंसर है नाबार्ड। आप याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। पिछली बार शायद पीजीटी में आया था, देखिए फिर पीजीटी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 36 को देखें। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इज टैक्सड विथ। इसका आंसर है कॉरपोरेशन टैक्स। बिकॉज जो कॉरपोरेशन टैक्स हैं वो बिजनेसमैन, कंपनीज जो हैं और कॉरपोरेट्स जो हैं उनके ऊपर, उनके इनकम के ऊपर ये कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। और जो मैट है वो भी कंपनीज की जो इनकम होती हैं उनके ऊपर ये लगता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो सेकंड होगा, कॉरपोरेशन टैक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, जहाँ पे फर्स्ट हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स। सेकेंड जो है वो वेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स। थर्ड हमारा आता है स्टेट ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी वो होती है जो वरीयत के रूप में हमारी पूर्वजों से हमें मिलती हैं और उस पर जो टैक्स लगता है वो स्टेट ड्यूटी है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। अब हमें इनडायरेक्ट टैक्स देखें। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो इसमें आता है सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स। और अभी जो जीएसटी है, जीएसटी वो भी एक तरह से हमारी इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो यहाँ पे हम आंसर देखें तो क्या पूछा? नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि ये वेल्थ टैक्स भी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, इनकम भी और स्टेट ड्यूटी भी, ये तीनों के तीनों तो डायरेक्ट टैक्स हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ओनली सेल्स टैक्स होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखें तो क्या है? नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाई। इंडिया में जो नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है? वो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एग्रीमेंट रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन एक्सटर्नल टैक्स, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन इन गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड। इससे पहले हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो एक तरह से यूनिफिकेशन है कंट्रीज़ के पॉलिसीज़ को लेके, उनके जो एक दूसरे के बीच टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जो लगते हैं उनको पूर्ण रूप में एबॉलिश करने के लिए, ताकि वो ट्रेड को अच्छे से कर सकें एक दूसरे के बीच। उसमें सब लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। जो फर्स्ट है वो फ्री ट्रेड है, लो फॉर्म जो है उसका वो फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड के अंतर्गत जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं वो, उसमें क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ बिटवीन मेंबर, उन मेंबर्स के बीच जो टैरिफ होता है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे साफ्टा है, आसियान है, ये इस यूनियन के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज़ हैं आसियान के अंतर्गत, उसमें जो टैरिफ है उन कंट्रीज़ के बीच वो ख़त्म है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो उसका मेंबर है, आसियान के जो मेंबर हैं, इनकी जो टैरिफ जो है इसमें तो किसी प्रकार की टैरिफ नहीं है, लेकिन जो इसके मेंबर नहीं है, अदर जो कंट्री हैं, उनमें जो इसके जो मेंबर हैं वो अलग अलग टैरिफ अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टम यूनियन है, कस्टम यूनियन क्या है? वो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाता है। जो कस्टम यूनियन के अंदर जो मेंबर हैं इनमें तो किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्री ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, जो कस्टम यूनियन से जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, उनमें जो टैरिफ लगता है तो ये सारे कंट्रीज़ का कॉमन टैरिफ लगता है, कॉमन टैरिफ। यही डिफरेंट होता है कस्टम यूनियन और फ्री ट्रेड के अंतर्गत। फ्री ट्रेड में जो टैरिफ लगता है अदर कंट्री के साथ, जो ये अलग अलग रहता है, सारे कंट्रीज़ का अलग अलग अपने हिसाब से टैरिफ लगाते हैं। लेकिन जो कस्टम यूनियन के अंतर्गत जो कंट्रीज़ होती हैं उनका जो एक्सटर्नल
टैरिफ होता है वो कॉमन होता है। अब यदि हम कॉमन मार्केट की बात करें तो कॉमन मार्केट में फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज एंड डिफरेंट नेशनल रेगुलेशन होता है। इकोनॉमिक यूनियन के अंतर्गत होता है नो बैरियर फॉर इंटरनल ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, हार्मोनाइज टैक्स रेट, कॉमन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। अब ये इस फॉर्म में आ जाते हैं इकोनॉमिक यूनियन के अंतर्गत कि उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं और फिजिकल पॉलिसी वो भी कॉमन होती है। और सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है पॉलिटिकल यूनियन, उसमें जो कॉमन गवर्नमेंट होता है। इस यूनियन के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज होती हैं उसमें जो कॉमन गवर्नमेंट, ये तो फ्री ट्रेड, इन सारे के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और साथ में एक एक्सटर्नल होता है कॉमन गवर्नमेंट भी रहता है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखें। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एग्रीमेंट रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन एक्सटर्नल टैक्स भी रहेगा, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड लेबर भी रहेगा, पॉलिसी इंटीग्रेशन एंड गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज बिटवीन द कंट्रीज इज कॉल्ड। हमने मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी किस में देखा था? हमने इकोनॉमिक यूनियन के अंतर्गत देखा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को एडमिनिस्टर करता है। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप को देखें तो वर्ल्ड बैंक के कितने ग्रुप हैं? फर्स्ट है IBRD, IDA, IFC, मिगा एंड ICSID। अब IBRD को देखें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है IBRD का। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 1944 है। और ये जो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनको लोन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को। और जो IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 24 सितंबर 1960 को है। और इसका जो कहते हैं इसे हम सॉफ्ट लोन विंडो, ये अक्सर पूछता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, पूछ देता है कि सॉफ्ट लोन विंडोज़ जो हैं वो किसे कहते हैं। ऑप्शन दे देगा इन चारों में, तो आपका ऑप्शन होगा IDA। ठीक है, और ये जो लोन प्रोवाइड्स करते हैं वो कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स होती हैं पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज। अब IFCs की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है जो वो है 20 जुलाई 1956। ये लोन प्रोवाइड्स करता है स्पेशली लेस डेवलप्ड कंट्री में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ये प्राइवेट सेक्टर्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट्स के लिए, डेवलपमेंट। और जो नेक्स्ट है वो मिगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है जो 12 अप्रैल 1988। मिगा जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ के इन्वेस्टर डेवलपिंग कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकें, वहाँ पे उन्हें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे सिचुएशन का सामना न करना पड़े। और जो नेक्स्ट है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो इन्वेस्टमेंट से लेके जो वर्ल्ड ट्रेड में डिस्प्यूट्स क्रिएट्स हो जाते हैं वन कंट्रीज़ का दूसरी कंट्रीज से, उनका जो सेटलमेंट होता है वो ICSID के अंतर्गत देखा जाता है। जो इंडिया है इन चारों का पार्ट है, IBRD, IDA, IFC एंड मिगा के, बट वो ICSID के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंडर whom डज द एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्क, किसके अंतर्गत जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो वर्क करती है, वो ई कैफ़े है। यदि ई कैफ़े के फुल फॉर्म को देखें, द इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फॉर ईस्ट। एशियन डेवलपमेंट वर्क का जो फॉर्मेशन है वो है 19 दिसंबर 1966। जो इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछ देता है, पिछली बार भी ये आया था, ये है मनीला फिलीपींस। जो इसके करंट मेंबर हैं वो हैं 68 कंट्रीज, 68। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु डिड बेसिक वर्क ऑफ नेशनल इनकम अमॉन्ग इंडियन इकोनॉमिक्स्ट। पीएन फर्स्ट देखें, पीएन धार ये नहीं है। सेकंड जो है प्रोफेसर सेनवे, ये भी नहीं है। जगदीश भगवती ये भी नहीं है। वो नेशनल इनकम के लिए जो काम किए थे वो VKRS राव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज बैंक्स अंडर RBI आर इंटर्ड in second schedule to the Act 1934. It has paid up the capital aggregate reserve of not less than 5 lakh. These banks satisfy RBI that the interest to the depositor are served by their action. Which banks are referred to here? इसका आंसर है स्केड्यूल बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 44 को। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ का जो हाईएस्ट शेयर है वो किस बैंक्स के अंतर्गत दिया जाता है? तो एग्रीकल्चर से आप समझ ही रहे हैं, जो किस खेती बाड़ी से संबंधित जो लोन्स हैं, जो क्रेडिट्स हैं वो। और अलाइड एक्टिविटीज़ में क्या है? अलाइड एक्टिविटीज़ में है जैसे कि पोल्ट्री हो गई, मुर्गी फार्म हो गया, मछली पालन हो गया। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो किसान अपने खेती से तो अपना अर्न करता ही है, और जो अलग बिजनेसेस जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, ये अलाइड एक्टिविटीज़ जो उसके साथ साथ पैरेलली करता रहता है, उसके लिए जो क्रेडिट प्रोवाइड्स करता है वो है कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो 80% तक का जो लोन होता है वो प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे नंबर पे है रीजनल रूरल बैंक, जो 10% तक का लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। और अदर जो हैं वो 1-2% तक का लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 45, फिजिकल डेफिसिट इन द बजट मीन्स। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? अब हम टोटल ओवरऑल डेफिसिट को ही समझ लेते हैं कि कौन कौन से डेफिसिट जो हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और फिजिकल डेफिसिट का क्या फार्मूला होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और जो दूसरा उसका होता है निकालने का फिजिकल डेफिसिट का, वो होता है बजटरी डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को कैसे निकालते हैं हम लोग? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और नेक्स्ट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। और हमारा जो आंसर था उस क्वेश्चन का वो क्या है? वो है हमारा पहला है ये इसका आंसर, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट। नहीं,
हमने अभी देखा था ये नहीं होता है फिजिकल डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बजटरी डेफिसिट प्लस नेट बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा आंसर सही होगा। ये है कैपिटल डेफिसिट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, नहीं ये नहीं होगा। प्राइमरी डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो नहीं है देखने से पहले हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो यदि हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को देखें तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थ्रू द जो मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग जो मेजर्स होते हैं, रेपो रेट है, बैंक रेट है, इन सारी चीज़ों को वो कम अधिक कर करके इन्फ्लेशन को मेजर करती है, वो मेंटेन रखती है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बना रहे। तो और नेक्स्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करती है अनएम्प्लॉयमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी? थ्रू द मॉनेटरी एक्सपेंशन पॉलिसी के को लेके, जैसे वो एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी को लाएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो अनस्टेबिलिटी है वो फिर स्टेबल हो जाएगी। थर्ड जो है वो है करेंसी एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, बिकॉज आरबीआई ही तो पूरे ओवरऑल इकॉनमी की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जो एक्सचेंज रेट तय करता है वो आरबीआई ही करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी की ही ऑब्जेक्टिव है करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, ताकि इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रह सके। अब यहाँ पे हम आंसर देखें, इन्हांसिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो ये है, तो यहाँ पे ये आंसर तो होगा नहीं। अटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स जो मॉनेटरी पॉलिसी वो प्राइस को स्टेबल रखना चाहती है ताकि इन्फ्लेशन इंक्रीज ना कर सके, ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। रेगुलेटिंग द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का जो रेगुलेशन है वो आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करती है, तो इसका आंसर जो होगा वो रेगुलेटिंग द फॉरेन ट्रेड होगा। और जो फोर्थ है फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट को फिक्स करना तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ भी आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 47, विद द रिग्रेसिव टैक्स द टैक्स रेट रिमेन द सेम एज इनकम। इनकम के साथ जो टैक्स रेट है रिग्रेसिव टैक्स में वो कैसा रहता है। अब हम यदि टैक्स के फॉर्म्स की बात करें तो टैक्स का जो वो फॉर्म्स है वो 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स, जो सेकेंड है वो है रिग्रेसिव टैक्स, जो थर्ड जो है वो है प्रोपोर्शनल टैक्स। यदि इनकम इंक्रीज करती है तो जो उस पर टैक्स जो होगा, टैक्स का रेट जो होगा वो फिक्स होगा, टैक्स का जो रेट है वो चेंज नहीं होगा, टैक्स रेट में कोई किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होगी। वो अमीर या गरीब किसी के लिए भी यदि इनकम बढ़ रही है तो जो टैक्स का रेट होगा वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे यदि हम देखें फर्स्ट आंसर को, फर्स्ट हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, राइजेस टैक्स रिमेन सेम, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि रिग्रेसिव टैक्स की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि रिग्रेसिव टैक्स में इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट क्या हो जा रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था। अब हम नेक्स्ट आंसर को देखें तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग टैक्स रेट डिक्रीजिंग, ये भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग टैक्स रेट इंक्रीजिंग, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज कर रहा है और टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, नहीं, ये है इनकम इंक्रीज कर रहा है और टैक्स रेट डिक्रीज कर रहा है। तो रिग्रेसिव टैक्स में हमने यही देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर ये 47 का क्या होगा, 4 होगा। अब क्वेश्चन 48 को देखें, अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन विच दे आर विजिबल। जो बैलेंस बीओपी का जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कौन सा सीक्वेंस सही रहता है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हम जब भी बीओपी पढ़ते हैं उसमें क्या देखते हैं, फर्स्ट जो रहता है वो
फर्स्ट में हमारा करेंट अकाउंट आता है, सेकेंड जो होता है वो कैपिटल अकाउंट आता है, जो थर्ड है वो ऑफिशियल सेटलमेंट का अकाउंट होता है, और जो फोर्थ में आते हैं एरर एंड ओमिशन करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन आप देखें तो कौन सा सही होगा, आप यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड सही होगा, क्योंकि फर्स्ट में जो है वो करेंट अकाउंट है तो थर्ड होगा, फर्स्ट जो कैपिटल अकाउंट है वो होगा, फिर है थर्ड में हमारा ऑफिशियल सेटलमेंट का अकाउंट, एंड लास्ट में जो है वो एरर एंड ओमिशन का है। ठीक है, तो होप आपको ये भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखे थे हमें, इसमें है इक्वालिटी इन टैक्सेशन इज जनरली कंसीडर टू बी सेटिस्फाइंग। जो टैक्सेशन के थ्रू इक्वालिटी है उसको हम कैसे सेटिस्फाई करें, तो उसके लिए फर्स्ट जो आंसर है यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल टैक्स। तो हमने अभी पढ़ा था वहाँ पे प्रोपोर्शनल जो टैक्स होती है तो वो इनकम कितना भी बढ़े किसी का भी, बट जो इस पे जो टैक्स का जो रेट होता है, टैक्स का जो रेट होता है वो फिक्स होता है। जो यहाँ पे यदि हम आंसर थर्ड को देखें तो रिग्रेसिव टैक्स में हमने पढ़ा था कि यदि इनकम इंक्रीज हो रही है तो जो टैक्स का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और लमसम टैक्स जो वो टैक्स होता है जिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रोड्यूसर पे एक फिक्स जो होता है ना अमाउंट का टैक्स जो है, फिक्स अमाउंट का जो टैक्स है वो लगा देती है। उससे ज़्यादा वो कितना भी इनकम उससे वो कितना भी इनकम कमाए या कितना भी इनकम अर्न करे या नहीं अर्न करने, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं रहता है। कितना भी इनकम ये कमाए या फिर ना कमाए, गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है, और वो गवर्नमेंट ओनली उससे एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स को लेती रहती है। अब हम यहाँ पे आंसर इसका 49 का जो सेकेंड देखे थे, इसमें है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में हमने अभी देखा था, उसमें प्रोग्रेसिव टैक्स ये टैक्स होता है कि जब इनकम हमारी बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से उसके साथ ही यदि उसके जो टैक्स का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। यदि टैक्स का रेट इंक्रीज हो तो होगा क्या, वो एक तरह से इक्वालिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि यदि जो गरीब है उसकी इनकम कम है तो उस पर टैक्स कम लगेगा, यदि अमीर है उस पर इनकम ज़्यादा है तो टैक्स का रेट ज़्यादा होगा। इस तरह सोसाइटी में जो अनइक्वालिटी है इनकम को लेके, तो वो इक्वालिटी के करीब आएगी या इक्वालिटी की तरफ मूव करेगी, जिससे कि इकोनॉमी में जो है वो इक्वालिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा 49 का सेकेंड, ये थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन 50 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट है MFA क्या दिया इसके साथ है, एग्रीकल्चर फ्री ट्रेड। MFA एग्रीकल्चर फ्री ट्रेड नहीं होता है, MFA एक तरह से ये मल्टी फाइबर अरेंजमेंट होता है, MFA। ये स्पेशली टेक्सटाइल क्लॉथिंग्स के लिए होता है। अब अंकटाड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनका इकोनॉमिक बैलेंस, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए एक तरह का संगठन है अंकटाड। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है IMF, हाँ ये सही है, इसका 50 का आंसर। IMF जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड्स करता है। अब फोर्थ जो है वो MFN, इसके साथ क्या दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग दिया जाता है, जिससे कि ट्रेड जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच वो अच्छे से चलता रहे। तो यहाँ पे 50 का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन्स एंड वेरिएंस आर इक्वल,
किस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल रहता है। इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स को देखें तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप्स की है। फर्स्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक ही का फार्मूला, बाइनोमियल का फार्मूला क्या होता है, NCR Q n माइनस आर पी के पावर आर, और उसका जो मीन होता है NP होता है और जो वेरिएंस होता है वो NPQ होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसका फार्मूला है 1/सिग्मा √2 पाई e के पावर 1/2 ब्रैकेट में x माइनस मीन डिवाइडेड बाई सिग्मा होल का स्क्वायर। अब इसका जो मीन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 0 होता है, वेरिएंस जो है वो 1 है, और पॉइसन का है e के पावर -n mr डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। इसका मीन जो होता है NP होता है और वेरिएंस जो होता है वो भी NP होता है। तो यहाँ पे हमने देखा पॉइसन का मीन और वेरिएंस जो है वो बराबर हैं। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अक्सर पूछ देता है कि बाइनोमियल का भी और नॉर्मल का, इसलिए मैंने तीनों का ही आपको मीन एंड वेरिएंस प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पे यदि हम देखें n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल है, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड r जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा उसमें हमने अभी देखा मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। मीन और वेरिएंस किस में इक्वल रहते हैं, वो पॉइसन वाले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का पहले हम मेजर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में होता है मीन, मीडियन एंड मोड। इसका जो आंसर है क्वेश्चन 52 का वो है फर्स्ट सीरीज। होप आपको हमने अभी तक जो पढ़ाया होगा वो समझ में आया है। यदि आपको अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन करें, हम उसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने को लर्नर के साथ शेयर करें। थैंक यू।